एपिसोड 29 पेशकश मीरे कारवां। एक हफ्ता गुजर गया। शाम के वक्त मायावती भी ड्यूटी से नहीं आई थी। मैं और शोभा धन्नू के साथ बरामदे में बैठा चाय पी रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज आई। मैं उठकर गेट खोल दिया। एक उधेड़ उम्र बुद्ध भिक्षु था, एक उधेड़ उम्र औरत और एक 9 उम्र लड़की और एक लड़का जिसकी उम्र 9-10 साल से ज्यादा नहीं थी। उनके चेहरों से थकन जाहिर हो रही थी। लगता था जैसे कोई बहुत लंबा सफर करके आए थे। भिक्षु के बगल में एक मैला सा थैला दबा हुआ था जो हासा फूला हुआ था, जबकि औरत ने भी कंधे पर एक पोटली उठा रखी थी। लड़की की उम्र 13-14 साल होगी। उसकी कंधे पर भी एक थैला लटका हुआ था। मैं उलझी हुई नजरों से बारी बारी उनकी तरफ देख रहा था। मेरा ख्याल था उन्हें कहीं और जाना था और वो भूल कर यहाँ आ गए थे, लेकिन अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। कहीं ये लोग थोंची के जानने वाले तो नहीं थे? हो सकता है धन्नो इन्हें जानती हो। हम दलाई लामा के देश से आए हैं, धर्मशाला से। क्या तुम हमें अंदर आने को नहीं कहोगे? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा। धर्मशाला और दलाई लामा का सुनकर मैं चौंक गया। तिब्बत से जलावतनी के बाद बुद्ध के रूहानी पेशवा ने हिंदुस्तान में पनाह ले ली थी और वह तवील अरसे से हिंदुस्तान की शिमाली रियासत हिमाचल प्रदेश के सदर मुकाम धर्मशाला में रिहाइश पजीर था। यहाँ उसे वो तमाम मराहत हासिल थी जो किसी भी जलावतन हेड ऑफ स्टेट को हासिल हो सकती थी। दलाई लामा की वजह से तिब्बत से हिजरत करके आने वाले हजारों अफराद, हजारों पनाह गजीन भी धर्मशाला और उसके कुर्ब जवार के शहरों में आबाद थे। अब तो उनकी आबादी में कई गुना इजाफा हो चुका था। मुझे थोंची की बातें याद आ गईं। जब मैं उनके पास इबादतखाने में रह रहा था तो थोंची ने बताया था कि इबादतगाह के तहखाने में बुद्धा के सोने के मुजस्मे और सोने की कान के अलावा इन तमाम खजानों का राज दलाई लामा और उसके चंद करीबी साथी जानते थे। और भिक्षु भी धर्मशाला से ही आया था और उसने भी दलाई लामा का ही नाम लिया था। मैंने रास्ता छोड़ दिया, वो लोग अंदर आ गए। धन्नो ने भिक्षु को पहचान लिया। उसने बताया कि ये भिक्षु कई मर्तबा गुज़श्ता वर्षों में धर्मशाला से यहाँ आ चुका है। वो हफ्ता 10 रोज उनके पास इबादतगाह में रहता था और फिर वापस चला जाता था। इबादतगाह में क़याम के दौरान वो और थोंची इबादतगाह के अंदर जाकर कई घंटों तक गायब रहते थे। मेरे दिल में कुछ अजीब सा ख्याल उभर रहा था, कहीं ये वही तो नहीं जिसका मुझे इंतजार था। फौरन ही उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया गया। वो बस से उतरकर सीधे यहीं आए थे और जाहिर है उन्हें रात भी यहीं गुजारनी थी। उनकी शब बसरी का बंदोबस्त भी कर दिया गया और लॉन्ज में से सोफे और कुर्सियां हटा दी गई थीं। मायावती भी इन मेहमानों को देखकर बहुत खुश हुई थी। मेरे दिल में भी इस भिक्षु के बारे में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया था। मेरे साथ आमतौर पर यह होता था कि मैं अपने आसपास किसी मुश्तबा अजनबी को देखकर दिल में मेरे तरह तरह के ख्यालात आने लगते थे। उस रात में अपने कमरे में खिड़की के सामने खड़ा बाहर देख रहा था कि हल्की सी आहट सुनकर मैं पीछे चौंक कर देखा। वो भिक्षु था जो दरवाजे में खड़ा होकर मुझसे अंदर आने की इजाजत तलब कर रहा था। मैंने उसे अंदर बुला लिया। फिर हम दोनों तख्त पर बैठ गए। मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ, वो मेरी तरफ देखते हुए मध्यम लहजे में बोल रहा था। कहो, मैं सुन रहा हूं, मैंने कहा। दलाई लामा तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार है कि तुमने इतने अरसे इस राज की हिफाजत की जो सदियों से सीना बसीना मुंतकिल होता आ रहा है। उसने कहा तो मैं चौंक गया। दलाई लामा को कैसे पता चला कि मैं इस राज से वाकिफ हूँ? लेकिन फिर अचानक ही मेरे जहन में बहुत सी पुरस्कार बातें उभर आईं जो दलाई लामा से मंसूब की जाती थी। तिब्बत के पुरस्कार उलूम का तो वैसे ही पूरी दुनिया में शोहरा है, लेकिन बहुत से उलूम ऐसे हैं जो सिर्फ आला तरीन मजहबी शख्सियात तक ही महदूद हैं। सिर्फ उन्हीं चंद हस्तियों को ये पुरस्कार उलूम सिखाए जाते हैं जिन्होंने धर्म और हुकूमत की भाग दौड़ संभालनी हो। इन हस्तियों में दलाई लामा के अलावा सिर्फ चंद और लोग शामिल होते हैं। ये पुरस्कार उलूम सिर्फ उसी तबके तक महदूद रहते हैं और उन्हें बड़ी ही राजदारी से अगली नस्लों को मुंतकिल किया जाता है। जिस रोज थोंची और उसकी बीवी को कत्ल किया गया था, दलाई लामा को तो उसी रोज ही पता चल गया था। भिक्षु कह रहा था उसकी जगह किसी ऐसे आदमी को भेजने की जरूरत थी जो इस राज से वाकिफ हो और उसकी हिफाजत कर सकता हो। मैं दलाई लामा के एलची की हैसियत से थोंची से वक्तन फवक्तन राब्ता रखता था। मैं इन दिनों बैंकॉक में वार्ड ट्रीटमेंट में था। मुझे पैगाम मिला तो मैं फौरन ही हिंदुस्तान वापस आ गया और धर्मशाला पहुंचने में ही मुझे यहाँ आने का हुक्म दे दिया गया।
वाटर ट्रीटमेंट के नाम पर मैं चौंक गया। बैंकॉक में इस इबादतगाह से तो मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता थी। यही तो महाराज से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, जब चाचा प्रताप सिंह को इस इबादतगाह के अंदर गोलियों से छिलनी कर दिया गया था। और किस्मत ने मुझे महाराज के कदमों में डाल दिया था। महाराज का देहांत हुए तो बहुत ही अरसा हो चुका था, लेकिन बहुत से लोग अभी भी वहां मौजूद थे। मैंने उनमें से कुछ के नाम लिए तो भिक्षु उछल पड़ा और हम बहुत देर तक हम वाटर ट्रीटमेंट और वहां के मुख्तलिफ लोगों के बारे में बातें करते रहे। भिक्षु के बारे में मेरे दिल में पहले से कोई शुबा नहीं था। इन बातों के बाद तो मुझे यकीन हो गया कि ये वही है जिसका मुझे इंतजार था। अगर मैं चाहता तो सीधा वहीं जा सकता था, वो कह रहा था, लेकिन तुमसे मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना जरूरी था। मैं ये भी जानना चाहता था कि अगर पुतरिया हमारे साथ जाना चाहे तो इसे साथ ले चुका हूं। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैंने कहा। मैं बहुत फिक्रमंद था, लेकिन अब मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। ये तो धन्नो से मालूम करना पड़ेगा कि वो कहाँ रहना चाहती है। वैसे मेरे ख्याल में तुम लोगों के साथ ही उसे रहना पसंद करेगी। उसका बाप बरसों पहले किसी दूसरे शहर से आया था और यहाँ इसका कोई नहीं है। तुम लोगों की वजह से उसे यहाँ बड़ा सहारा रहेगा। लेकिन सुबह जब धन्नो से बात हुई तो उसने इन लोगों के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। वो हमारे साथ रहना चाहती थी। पिछले चंद रोज में वो शोभा से बहुत ज्यादा मानूस हो गई थी और मुस्तकिल तौर पर उसके साथ रहना चाहती थी। ये एक नई मुश्किल आन पड़ी थी, लेकिन ये मसला इस तरह हल हो गया था कि शोभा से हिंदुस्तान ले जाकर अपने साथ रखने को तैयार हो गई थी। मैंने सुबह सवेरे ही इंस्पेक्टर बरिंद्रा को भिक्षु के बारे में इतला दे दी और उसे बता दिया कि वो अपने कुंबे के साथ बुध नीलकंठ की इबादतगाह पर रहने को तैयार है। उस रात हम लोग एक स्टेशन वैगन पर लदकर बुध नीलकंठ की इबादतगाह पहुंच गए। यहाँ कदम रखते ही धन्नो फूट फूट कर रोने लगी। शोभा ने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला था। इंस्पेक्टर बरिंद्रा भी हमारे साथ था, लेकिन वो वहां पहले मौजूद अपने दोनों आदमियों को लेकर हमसे अलग थलग ही रहा। धन्नो ने भिक्षु को खेतों, मवेशी और हर चीज के बारे में समझा दिया था और उनका सारा सामान यहीं पर था। धन्नो ने कोई भी चीज अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया और भिक्षु और उसके घर वालों को इजाजत दे दी कि वो हर चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं और भिक्षु मौका पाकर इबादत के पिछले हिस्से में चले गए थे। भिक्षु ने बुद्धा के मुजस्मे के अंदर से खुफिया रास्ता खोला और हम तहखाने में उतर गए। दलाई लामा ने इजाजत दी है कि तुम यहाँ से जितना सोना चाहो अपने साथ लेके जा सकते हो। भिक्षु ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर मुझे सोना ही ले जाना होता तो मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी। मैंने जवाब दिया, ये सब कुछ मेरे इख्तियार में था, मैं चाहता तो। दलाई लामा ने ठीक ही कहा था। भिक्षु ने गहरा सांस लेते हुए मेरी बात काट दी। क्या? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। यही कि तुम कुछ भी कबूल नहीं करोगे, भिक्षु ने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम तकरीबन 1 घंटे तक तहखाने में रहने के बाद बाहर आ गए। किसी को हमारे इतनी देर तक गायब रहने का एहसास नहीं हो सका था। शाम से जरा पहले हम भिक्षु और उसकी फैमिली से रुखसत होकर वैगन में बैठ गए। दोनों बड़ी ही हसरत भरी नजरों से इबादतगाह की तरफ देख रही थी। उसकी जिंदगी का तवील अरसा यहाँ गुजरा था। एक एक चीज से उसकी यादें वाबस्ता थी और मैं जानता था वो आसानी से इन यादों को फरामोश नहीं कर सकेगी। कई रोज तक धन्नो पर उदासी तारी रही, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसके मिजाज में भी तब्दीली आती रही। वो बड़ी ही शोहशंचल और शरीफ सी लड़की थी। चंद रोज उनके साथ में इबादतगाह में गुजार कर जब आया था तो मुझे उसकी शरारतों का और शौकपन का तजर्बा हो चुका था। माँ बाप की मौत के बाद उस पर जो कनूतियत तारी हुई थी वो अब खत्म हो रही थी और उसकी आंखों की चमक और होंठों की मुस्कुराहट लौट रही थी। दोनों थी भी बड़ी हसीन, सडोल जिस्म और लंबा कद। इबादतगाह में तो मैं उसके जिस्म को एक चादर में लिपटे हुए देखता था, लेकिन यहाँ वो हर किस्म का लिबास पहनने लगी थी। वो बड़ी जामा जेब थी, उस पर हर लिबास अच्छा लगता था। साड़ी तो उस पर खूब जचती थी। मैंने इंस्पेक्टर बरिंद्रा को बताया था कि अब मैं हिंदुस्तान वापस जाना चाहता हूँ। शोभा को देशमुख अगवा करके लाया था और मैं और बमला इंस्पेक्टर आजम के साथ गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में दाखिल हुए थे। मैंने यहाँ जराइम पेशा गिरोह के खिलाफ कानून से तावन किया था। मेरी बात सिर्फ इंस्पेक्टर बरिंद्रा तक ही नहीं रही थी, बहुत ऊपर के लोग भी मुझे जान गए थे। बरिंद्रा चाहता था कि हमारी वापसी कानूनी तौर पर हो। मैंने उसे धन्नो के बारे में भी बता दिया था और इन दोनों वो हमारे कागजात तैयार करवा रहा था। इस दौरान ना तो नीलगिरी से किसी किस्म का राब्ता हुआ था और ना ही गौतम बोस की सूरत दिखाई दी थी और कोई गैर मामूली वाकया भी रोनमा नहीं हुआ था। मेरा ख्याल था कि गौतम बोस
یا تو مجھ سے مایوس ہو کر میرا پیچھا چھوڑ گیا تھا یا وہ کسی موقع کے انتظار میں تھا۔ یہ بات میں جانتا تھا کہ پنڈت لوگ آسانی سے کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ نیلگری واقعی ایسی شکتی تھی جسے حاصل کرنے کے لیے متعدد لوگ کشت اٹھا رہے تھے، تپسیا کی جا رہی تھی اور کٹھنائیاں برداشت کی جا رہی تھی۔ گوتم بوش بھی نہ جانے کب سے یہ سارے کشت اٹھا رہا تھا۔ وہ آسانی سے اسے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ اسے یہ توقع بھی ہوگی کہ منزل پر پہنچنے والا ہے، لیکن میں بیچ میں ٹپک پڑا تھا۔ اس رات رتنا پارک میں کرسٹل کا ٹوٹا ہوا مجسمہ ملنا ہی غضب ہو گیا تھا۔ نہ وہ مجسمہ ملتا اور نہ میں اس چکر میں پھنستا۔ ہمارے کاغذات مکمل ہو گئے تھے۔ ہمارے لیے 2 دن کے بعد کی تاریخ میں ہوائی جہاز پر دلی کے لیے سیٹیں بک کروا دی گئی تھیں۔ اس فلائٹ کے شیڈول کے مطابق ہم سپہر 4 بجے دلی پہنچ جاتے اور ہم نے پروگرام بنا لیا تھا۔ اس شام دلی ریلوے اسٹیشن سے پنک سٹی ایکسپریس پر سوار ہو کر ہم جے پور روانہ ہو جائیں گے۔ پنک سٹی ایکسپریس روزانہ صبح 6 بجے دلی ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوتی تھی اور 270 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 5 گھنٹے بعد دوپہر 11 بجے جے پور پہنچ جاتی تھی۔ پھر شام 4 بجے جے پور سے روانہ ہو کر رات 9 بجے واپس دلی پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری پنک سٹی ایکسپریس انہی اوقات کے مطابق جے پور سے دلی اور دلی سے جے پور کے درمیان چلتی ہے۔ اگلا دن ہم نے شاپنگ کرتے گزارا۔ ٹھاکر بانو سنگھ، راجکماری روپتی اور دوسرے لوگوں کے لیے بہت سے تحائف خریدے تھے۔ شوبھا واپس جانے کے خیال سے بہت خوش تھی، لیکن دھنو پر عجیب سی سنسنی کی سی کیفیت طاری تھی۔ اس کی ساری زندگی ایک عبادت گاہ میں گزری تھی۔ اس کے لیے شہر بھی اجنبی تھا۔ باوجود 14 برسوں کے عرصے میں وہ صرف اور صرف شہر آئی تھی تو صرف چند مرتبہ۔ اس کے لیے یہاں کے لوگ بھی اجنبی تھے۔ اب وہ ایک نئے دیش جا رہی تھی جہاں کی ہر چیز اس کے لیے اجنبی ہوگی۔ اسپتال سے سمبا سے ہماری ملاقات بڑی ہی جذباتی ثابت ہوئی تھی۔ اس سے رخصت ہوتے وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انسپکٹر برندرا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا پورا خیال رکھے گا اور جب وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو اسے جیپ پر اس کے قبیلے پہنچا دیا جائے گا۔ اگر وہ کھٹمنڈو میں ہی رہنا چاہے تو اس کے لیے روزگار کا بندوبست بھی کر دیا جائے گا۔ اگلے ہی روز جہاز کی پرواز سے 1 گھنٹہ پہلے ہم ایئرپورٹ پہ موجود تھے۔ برندرا اور انسپکٹر اعظم سادہ لباس میں ہمیں الوداع کہنے آئے تھے۔ وہ ہمیں ایئرپورٹ پر چھوڑ گئے تھے۔ تاہم مایامتی اس وقت تک ہمارے ساتھ موجود رہی تھی جب تک ہم ڈپارچر لاؤنج میں داخل نہیں ہو گئے۔ وہ نہ صرف دنو اور شوبھا سے گلے ملی تھی بلکہ مجھ سے بھی لپٹ کر اس نے بڑے ہی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہم جہاز میں اپنی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ روانگی میں چند منٹ باقی تھے۔ میں کھڑکی کے قریب بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا کہ ایک وین بڑی ہی تیز رفتاری سے ٹارمک پر دوڑتی ہوئی جہاز کی طرف آ رہی تھی۔ اس وقت جہاز کی سیڑھیاں ہٹائی جا رہی تھیں۔ وین جہاز کے قریب آ کر رک گئی۔ اس میں سادہ لباس میں تقریباً 20 درجن کے قریب لوگ وین سے اترے۔ ان سب کے ہاتھ میں آٹومیٹک رافلیں تھیں۔ سیڑھیاں دوبارہ جہاز پر لگا دی گئیں۔ وین سے اترنے والے مسلح افراد اب میری نظروں سے دور نہیں تھے، لیکن 2 منٹ کے بعد جہاز کا دروازہ کھلا اور 2 مسلح آدمی اندر گھس آئے۔ 2 آدمی تیزی سے دوڑتے ہوئے آگے والے حصے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنی رائفلیں تان لی تھیں اور 2 آدمی وہیں دروازے کے پاس رک گئے تھے۔ 2 آدمی آگے بڑھائے اور یہ ساتوں کے ساتوں آدمی، ان کے پاس ریوالور تھا۔ مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ سب کچھ اتنی تیز رفتاری سے ہوا تھا کسی کو سوچنے تک کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اس صورتحال نے مجھے بھی پریشان کر دیا۔ ریوالور والا 2 گن مینوں کے ساتھ مسافروں کے چہروں کو گھورتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ مسافروں کو وارننگ دے دی گئی کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ ہر شخص اپنی سیٹ پر سہما ہوا بیٹھا تھا۔ میں، شوبھا اور دھنو ایک ہی قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ریوالور والا ہماری سیٹوں کے قریب رک گیا۔ اسے ایک لمحہ میری طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے میری طرف ریوالور تان لیا اور چیخ کر اپنے آدمیوں سے کچھ کہا۔ 4 گن مین دوڑ کر ہمارے قریب آ گئے۔ انہوں نے ہم تینوں کو رائفلوں کی زد پر لے لیا۔ میرا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نہیں سمجھ سکا تھا یہ سب کیا ہے۔ ریوالور والے نے ہمیں اٹھنے کا حکم دے دیا۔ ہم ایک ایک کر کے سیٹوں سے باہر آ گئے۔ ایک گن مین نے ہمارے جسموں کو تھپ تھپا کر ہماری تلاشی لی اور پھر رائفلوں کی زد پر ہمیں جہاز سے اتار لیا گیا۔ ہمارا سامان بھی ان لوڈ کر دیا گیا تھا۔ اس صورتحال سے مجھے بری طرح بدحواس ہو گیا تھا۔ میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن کسی نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میرے ہاتھ پش پر لے جا کر ہتھکڑی ڈال دی گئی اور مجھے دھکیل کر وین میں بٹھا دیا گیا۔ دھنو اور شوبھا کو بھی وین میں دھکیل دیا گیا تھا، تاہم انہیں ہتھکڑیاں نہیں لگائی گئی تھی۔ وہ 6 کے 6 مسلح آدمی ہمارے ساتھ اس طرح بیٹھ گئے کہ ہم ان کے درمیان دب کر رہ گئے۔ ہمارا سامان بھی وین کی چھت پر رکھ دیا گیا تھا۔ وین حرکت میں آ کر کچھ دیر تک ٹارمک روڈ پر بھاگتی چلی گئی۔ پھر ایک گیٹ سے ہوتی ہوئی وہ ایک ٹرمینل کی عمارت سے باہر آ گئی۔ عمارت سے باہر سڑک پر آتے ہی مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنا سر جھکائے رکھوں اور باہر دیکھنے کی کوشش نہ کروں۔
वैन तकरीबन 1.5 घंटे तक दौड़ती रही। आसपास ट्रैफिक का शोर सुनाई दे रहा था, जिससे अंदाजा हुआ कि हम शहर के ही किसी इलाके में सफर कर रहे थे। लेकिन वो ट्रैफिक का शोर बदतरीज कम होता चला गया और बिलाहिर वैन रुक गई। हमें नीचे उतार लिया गया। ये कोई हवेली नुमा पुरानी इमारत थी और उसकी 4 दीवारी फसील की तरह ऊंची थी। इमारत अगरचे बहुत शानदार थी, लेकिन लगता था कि बरसों से इस पर रंगो रोगन की जरूरत नहीं समझी गई थी। कुछ लोगों को फौजी वर्दियों में देखकर मैं चौंक गया। इससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इस हवेली नुमा इमारत में फौज का कोई दफ्तर कायम था। बाहर से वक्तन फवक्तन गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये इमारत शहरी हदूद में ही वाक़या थी। मैंने एक बार फिर पूछना चाहा कि हमें क्यों पकड़ा गया है, लेकिन जवाब में मेरे सीने में एक जोरदार घूंसा जड़ दिया गया। मैं लड़खड़ा कर रह गया। मैंने धनो और शोभा की तरफ देखा। उन दोनों के चेहरे भी खौफ से पीले पड़े हुए थे। हमें राइफलों की जद पर इमारत के अंदर ले आया गया। कई राहदारियों में मुड़ने के बाद हम एक जगह रुक गए थे। रिवाल्वर वाला एक दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। उसकी वापसी 10 मिनट के बाद हुई थी। फिर वो हमें अंदर की तरफ ले जाया गया। ये कमरा खासा वसी और रईस था। फर्श पर कालीन बिछे हुए थे और सामने एक बहुत बड़ी ऑफिस टेबल थी, जिसके पीछे दरमियानी कद का एक भारी भरकम आदमी बैठा हुआ था। उसकी उम्र 50 के लगभग रही होगी। सरगंजा और शक्ल बुलडॉग जैसी थी। जबड़ों के नीचे गोश्त लटका हुआ था। उसके जिस्म पर नीले रंग का सूट बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। चंद लम्हे की नतोज नजरों से वो मेरी तरफ देखता रहा, फिर शोभा और दन्नू की तरफ देखने लगा। दन्नू को देखते हुए उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। इस दफ्तर में 2 आर्मी और भी बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर भी करख्तगी नुमाया थी। मेरे साथ आने वाले गंजे आदमी ने मुझे देखते ही किसी से कुछ कहा। गंजा एक बार फिर गहरी नजरों से बारी बारी हम तीनों की तरफ देखता रहा। वो चंद लम्हे आपस में कुछ बातें करते रहे। फिर गंजे ने हाथ उठाकर इशारा किया। गनमैन हमें कमरे से बाहर ले आए। हम एक बार फिर मुख्तलिफ राहदारियों से चलते रहे और एक और सुलाहों वाले दरवाजे पर रुक गए। उस वक्त मुझे ये जानकर हैरत का शदीद झटका लगा कि शोभा और दन्नू मेरे साथ नहीं थी। उन्हें गालबन रास्ते में ही किसी और तरफ ले जाया गया था और मुझे पता ही नहीं चल सका था। ये कमरा 8 बाय 8 फुट था। छत बहुत ऊंची थी। मदम रोशनी का एक बल्ब छत से लटका हुआ था। पिछली तरफ काफी ऊंचाई पर एक मुख्तसर सा रोशनदान था, जिसमें आहनी सलाखतें लगी हुई थी। 2 गनमैन मेरे साथ कोठरी में घुस आए थे। एक ने मेरी तलाशी ली। जेबों में जो कुछ था वो निकाल लिया गया और फिर मेरे गले से माला भी उतार ली गई। उस वक्त मैंने गर्दन झटक कर मुजाहमत की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। ये सारी चीजें अमानत के तौर पर हमारे पास महफूज रहेंगी। अगर तुम बेगुनाह साबित हुए तो सब कुछ वापस कर दिया जाएगा। उस शख्स से मेरी हथकड़ी खोल दी और फिर मेरे जूते उतारने को मुझे कहा गया। मेरा जुर्म क्या है? आखिर मुझे पकड़ा क्यों गया? मैंने जमीन पर बैठकर जॉगर्स उतारते हुए पूछा। बहुत भोले बनते हो, उस शख्स ने कहा। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है और तुम्हें जासूसी के इल्जाम में पकड़ा गया है। जासूसी? मुझे सीने में अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। शायद तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं ऐसे मामलात में नहीं पड़ता। मेरा ऐसे मामलात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इंटेलिजेंस बगैर किसी सबूत के किसी पर हाथ नहीं डालती, उस शख्स ने जवाब दिया। सारी बातें जब तुम्हारे सामने आएंगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। वो दोनों बाहर निकल गए और कोठरी के सलाहों वाले दरवाजे को ताला लगा दिया गया। मैंने इनसे शोभा और धन्नू के बारे में पूछा, लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर ही चले गए। मैं सर पकड़कर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। ये एक नई मुसीबत आन पड़ी थी। मुझ पर जासूसी का इल्जाम बड़ा ही मुस्काहेज था। मैं किसके लिए जासूसी करता? मुझे यकीन था कि इन लोगों को गलत फहमी हुई है और किसी और के धोखे में मुझे पकड़ लिया गया है। मुमकिन है वो शख्स उस जहाज में सवार हुआ हो और किसी और को पकड़ना चाहते हो। गलत फहमी की वजह से मैं इन लोगों के काबू में आ गया और वह बचकर चला जाएगा। मैं जानता था कि इंस्पेक्टर बरिंद्रा वगैरह मेरे बारे में जब बताएंगे तो इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी और ये मुझे छोड़ देंगे। मैं शोभा और धन्नू के बारे में सोचने लगा। उन्हें शायद किसी और कोठरी में बंद कर दिया गया था। हो सकता है उनसे भी मेरे बारे में पूछताछ की जाए, लेकिन मुझे अंदेशा था कि उन पर किसी किस्म का तशद्दुद न किया जाएगा। कमरे में पेशाब की बू से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैं दरवाजे के करीब बैठ गया ताकि ताज़ा हवा में सांस ले सकूं। मैं एक बार फिर सलाहों से मुंह लगाकर इधर उधर झांकने की कोशिश की। दोनों तरफ तवील राहदारियां थी और गालबन सुनसान पड़ी थी। सामने वाली दीवार के ऊपर रोशनदान से रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो रोशनी में मध्यम होती चलेगी। शाम हो चुकी थी। रोशनदान के बाहर अंधेरा था और छत पर जलने वाला बल्ब गालबन 60 वाट का था। उसकी रोशनी बहुत ही कम थी। लम्हे सदियां बनकर बीत रहे थे।
लगता था जैसे वो लोग मुझे इस कोठरी में बंद करके भूल ही गए। किसी तरफ से भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ये कोठरी शायद इमारत के किसी आखिरी हिस्से में वाक़या थी और इस तरफ किसी की आमदोरफ्त नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी वहशत भी बढ़ती जा रही थी। नीलगिरी की माला मुझसे छिन गई थी और मुझे अंदेशा था कि वो गलत हाथों में न पहुंच जाए। अगर कोई और मामला होता, अगर कोई और जगह होती तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अब कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे रही थी। इस मुल्क के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था। दुनिया के उस सफ़ाक और खतरनाक तरीन इंसानों से इन्हें निजात दिलाई थी जो इस मुल्क और इस मुल्क के मासूम अवाम को तबाही की गार में धकेलना चाहते थे। लेकिन मुझे क्या सिला दिया गया था इसका? एक नाकर्दा जुर्म के पादाश में सलाहों के पीछे बंद कर दिया गया और उसके बाद तो मेरी खबर तक नहीं लेगी। अब सब चीजें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे शोभा और धनों की फिक्र खाई जा रही थी। उनके साथ पता नहीं क्या सलूक किया गया होगा। जरूरी नहीं कि वो लोग इन्हें भी किसी कोठरी में बंद करके भूल गए हों। मैंने बिला हर्ची की कुव्वत इस्तेमाल लाने का फैसला कर लिया, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद मैं दहल कर रह गया था। मुझे अपना आप अंदर से बिल्कुल खोखला महसूस हो रहा था। एक गहरा सन्नाटा था जो मेरे वजूद के अंदर तारी था। कोशिश के बावजूद मैं अपने अंदर उस पुरस्कार कुव्वत को उभारने में कामयाब नहीं हो सका। मेरी वहशत बढ़ रही थी। मेरे जहन में अचानक एक और ख्याल उभरा, कहीं मैं अपने अंदर की इस कुव्वत से महरूम तो नहीं हो गया। लेकिन नहीं, ये कोई जेब में पड़ा हुआ सिक्का तो नहीं था जो कहीं खो गया हो। ये कुव्वत तो मैंने बड़ी मेहनत और रियाजत से हासिल की थी, लेकिन मैं अपने आप को खोखला सा क्यों महसूस कर रहा था? नीलगिरी की माला भी मेरे पास नहीं थी। मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था? मेरी तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था। मैं अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि सन्नाटे में कदमों की आवाज सुनाई दे रही। मैंने इस दरवाजे के करीब सलाहों की तरफ देखने लगा। वो आवाज करीब आती गई और 1 मिनट के बाद 2 गनमैन सामने आ गए। उन्होंने दरवाजे का ताला खोला और मुझे कोठरी से निकालकर धक्के देते हुए एक तरफ ले गए। उन दोनों ने मुझे राइफलों की जद पर ले रखा था। वो मुझे एक ऐसे कमरे में ले आए जहां एक मेज के पास 2 आदमी बैठे हुए थे और दोनों ही चेहरों से बहुत ही सफाक और दरिंदा सिफ्त लग रहे थे। मुझे उनके सामने एक स्टूल पर बिठा दिया गया। दोनों गनमैन दरवाजे के करीब खड़े हो गए। उस कमरे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये कोई अकूबखाना था। एजार रसानी के जदीद आलात नजर आ रहे थे। एक तरफ दीवार के करीब बेंच पर हमारा वो सामान भी बिखरा पड़ा था जो जहाज से उतार लिया गया था। अंदाजा लगाया जा सकता था कि सामान की तलाशी ली गई थी। स्याह रंग का एक ब्रीफकेस जो मैंने एक दिन पहले ठाकर के लिए खरीदा था, उसे अंदर तक उधेड़ दिया गया था और वो दोनों इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। उनके चेहरे को देख अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो पत्थरों को भी जुबान खोलने पर मजबूर कर सकते थे। उनमें से एक दराज कामत था और दूसरा दरमियानी कद का और घुटे हुए जिस्म का मालिक। हम तुमसे सिर्फ चंद बातें पूछेंगे, लंबे कद वाले ने मेरे चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। अगर तुमने ठीक ठीक जवाब दिया तो तकलीफ से बच जाओगे। दूसरी सूरत में उसे कमरे के सजे हुए एजार रसानी के आलात की तरफ देखा। तुम इन चीजों को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारा क्या हशर हो सकता है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें किस जुर्म में पकड़ा गया और मेरी साथी औरतें कहाँ हैं? मैंने पूछा। तुम्हारी साथी औरतें तो फिलहाल हैरियत से हैं, दराज कामत वाला बोला। लेकिन अगर तुम तीनों ने भी हमसे झूठ बोलने की कोशिश की तो इन दोनों को यहाँ ले आया जाएगा और उनके साथ जो कुछ भी होगा वो तुम अपनी आंखों से देख लोगे। लेकिन हमें क्यों पकड़ा गया है? हमारा जुर्म ही क्या है? मैंने फिर वही सवाल पूछा। कोई सवाल नहीं, इस मर्तबा दरमियाने कद वाला गुर्राया। तुम सिर्फ जवाब दोगे, सवाल हम करेंगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर मेरे चेहरे पर नजर जमाते हुए बोला, क्या ये दुरुस्त है कि तुम्हारा नाम हिम्मत सिंह नहीं वजदान अली है और तुम सिंगापुर से हिंदुस्तान आए थे और वहां तवील अरसे तक कत्लो गारत करने के बाद नेपाल आ गए? बज़ाहिर तुम पकड़े जाने के खौफ से हिंदुस्तान से फरार हुए थे, मगर दर हकीकत तुम एक बाकायदा मंसूबे के तहत यहाँ आए। तुम भारत के एजेंट हो और बाज अहम राज हासिल करने के लिए यहाँ आए। अगर ऐन वक्त पर हमें तुम्हारे बारे में इत्तला न मिलती तो तुम तो फरार होने में कामयाब हो चुके होते। मैं काम कर रह गया। उसकी ये बात तो दुरुस्त थी कि मैं सिंगापुर के रास्ते हिंदुस्तान में आया था, बल्कि हादसाती तौर पर हिंदुस्तान पहुंच गया था। लेकिन हिंदुस्तान में कत्लो गारत, वहां से फरार और यहाँ से इंडिया के लिए जासूसी, ये सब कुछ झूठ था। मुझे किसी साजिश में फंसाने की कोशिश की जा रही थी या इन्हें गलत फहमी हुई थी। इन्हें मेरा असल नाम कैसे मालूम हुआ था?
शोभा वाहिद हस्ती थी जो मेरे असल नाम से वाकिफ थी। यहाँ तो मैंने किसी को अपना असल नाम ही नहीं बताया था। ये दुरुस्त है कि मेरा असल नाम वजदान है, लेकिन बाकी जो कुछ कहा गया है वो गलत है। ना तो मैं कोई एजेंट हूँ और ना ही किसी मंसूबे के तहत यहाँ आया हूँ। मैं तो अपनी दोस्त शोभा को बचाने के लिए देशमुख का ताक़ुब करते हुए यहाँ आया था। शोभा भी तुम्हारी तहवील में है, तुम उससे पूछ सकते हो। पुलिस इंस्पेक्टर आजम हाँ भी मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हम भी बहुत कुछ जानते हैं, उस शख्स ने कहा। ये कागजात तुम्हारे ब्रीफ केस के खुफिया खाने से बरामद हुए हैं। उसने मेज की दराज से कागजात का पलंदा निकाल कर मेरे सामने रख दिया। इसमें कोई शुबा नहीं कि इंडिया से हमारी हुकूमत के ताल्लुकात दोस्ताना हैं, लेकिन हमें हिंदुस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं रहा। उसने हमेशा दोस्ती की आड़ में हमारी पुश्त में छुराही घोंपने की कोशिश की है, लेकिन वो अपनी घनौनी कोशिशों में कभी कामयाब नहीं हो सका। सकम, गोवा, असम सब उसकी दोस्ती का शिकार हुए हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा अजदहा है जो अपने दोस्तों को भी अपनी लपेट में ले रहा है, लेकिन नेपाल में उसकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। तुम अगर ये कागजात ले जाने में कामयाब हो जाते तो हमें वाकई नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ता। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। अगर तुम ठीक ठीक बता दोगे तो हम तुम्हें सरकारी गवाह बनाकर तुम्हारी सजा में कुछ कमी कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने जवाब दिया, और ये ब्रीफ केस मैंने कल ही एक दुकान से खरीदा था और इन कागजात के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये दुरुस्त है कि मैं गैर कानूनी तौर पर नेपाल में दाखिल हुआ, लेकिन मैंने यहाँ इस मुल्क के मफाद में काम किया है। एक ऐसी साजिश को नाकाम बनाने में कानून की मदद की है जो अगर कामयाब हो जाती तो यहाँ एक बहुत ही खौफनाक तूफान आ जाता। तुम लोग पुलिस इंस्पेक्टर ब्रेंद्रा और दूसरे हकाम से दरियाफ्त कर सकते हो। वो हम दरियाफ्त कर लेंगे, इस मर्तबा लंबे कद वाला बोला। ये कागजात तुम्हें किसने दिए थे? मैं इन कागजात के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। ये ब्रीफकेस मैंने कल अपने एक दोस्त को तोहफे में देने के लिए बाजार से खरीदा था। मुझे इन कागजात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। बात करते करते अचानक मुझे याद आया कि जब मैं एक दुकानदार को कल ब्रीफकेस सिखाने को कहा था तो वो दुकानदार को ये भी बता दिया था कि ये ब्रीफकेस मुझे अपने दोस्त को तोहफे में देना चाहता हूँ। उसने मुझे चंद ब्रीफकेस दिखाए थे और ये भी कहा था कि अगर मैं वाकई बहुत अच्छा ब्रीफकेस लेना चाहता हूँ तो शाम को आ जाऊँ। और शाम को जब मैं दोबारा वहाँ गया तो उसने ये ब्रीफकेस मुझे दिया था। मैंने इंटेलिजेंस ऑफिसर को ये बात भी बता दी, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। वो 1 घंटे तक मुझसे सवालात करते रहे और मेरा वही जवाब था, मैं वही जवाब देता रहा। दरमियाने कद वाले ने अचानक ही उठकर मेरे मुंह पर जोरदार घूंसा मार दिया। यह हमला अचानक हुआ था। मैं चीखता हुआ स्टूल समेत पीछे उलट गया। उस शख्स ने समझने का मौका दिए बगैर मेरे जिस्म पर घोंसों और ठोकरों की बारिश कर दी और थोड़ी ही देर के बाद दूसरा भी इस कार्य हैर में शामिल हो गया। वो दोनों हस्बे तौफीक मुझ पर लाते और घोंसे बरसाते रहे। वो दोनों शायद थक चुके थे। उन्होंने दरवाजे पर खड़े हुए गनमैनों को हुक्म दिया। उन्होंने राइफलें मेज पर रख दी और मेरे हाथ पुश पर ले जाकर हथकड़ी डाल दी और मेरे पैरों को भी एक रस्सी से बांध दिया गया। रस्सी का दूसरा सिरा छत पर लगे हुए एक कुंडे से गुजारकर एक दीवार के साथ हुक में बंधा हुआ था। दोनों गनमैन रस्सी को खींचने लगे। चंद सेकंड बाद ही मैं उल्टा लटका हुआ था। मेरा सर जमीन से तकरीबन 3 फुट ऊपर था। पस्तकद आदमी एक बार फिर मेरे जिस्म पर घोंसे बरसाने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे कोई बॉक्सर प्रैक्टिस बैग पर बॉक्सिंग की मशक कर रहा हो। उसके घोंसे भारी हथौड़ों की तरह मेरे पेट पर बरस रहे थे। हर जरब पर मैं चीख उठता। मैं तकरीबन 20 मिनट तक उल्टा लटका रहा। वो मुझे फर्श पर डाल दिया गया। लगता था मेरे जिस्म का सारा खून मेरे सर में जमा हो गया हो। मेरी आंखें खुली हुई थी लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। शायद बिनाई खत्म हो चुकी थी। चंद मिनट बाद मेरे हवास बहाल होना शुरू हुए। बिनाई भी आहिस्ता आहिस्ता लौट आई, लेकिन कोई चीज मुझे वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी। नजरों के सामने अब भी धुंध छाई हुई थी। लंबे कद वाला फिर अपने सवाल दोहराने लगा और मेरे जवाब फिर वही थे। इस मर्तबा मुझे उठाकर लोहे की एक ऐसे स्टैंड पर खड़ा कर दिया गया जो सलीब की शक्ल का था। मेरे बाजू दाएं बाएं लगी हुई आहनी प्लेटों पर जकड़ दिए गए और फिर मछली की तरफ लगा हुआ फिर पिछली तरफ लगा हुआ एक बटन दबा दिया गया। मेरे दोनों बाजू इतराफ में खिंचने लगे। कुछ देर तक तो मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन फिर मेरे मुंह से चीखें निकलने लगी। यूं लग रहा था जैसे मेरे कंधों के जोड़ उखड़ जाएंगे। दराज कामत इंटेलिजेंस ऑफिसर मेरे सामने खड़ा सवालात दोहराता रहा और मैं नहीं करता रहा। इतने में मशीन में लगा हुआ बटन दबा दिया गया। आहनी प्लेटें आहिस्ता आहिस्ता सिमरने लगी और मेरे बाजू का तनाव भी बदतरीज कम होता चला गया। रात भर वक्फे से मेरे साथ यही अमल दोहराया जाता रहा। ये मेरी कुव्वत इरादी थी कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था और अब तक जिंदा था। वो रात का आखिरी पहर था जब मुझे एक हेलमेट पहना दिया गया।
مجھے کرسی پر بٹھا کر میرے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تاکہ میں اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکوں۔ ہیلمٹ کے ساتھ ہی بجلی کے تار منسلک تھے، ان کا پلگ پچھلی دیوار میں ساکٹ میں لگا دیا گیا۔ سوئچ آن ہوتے ہی ہیلمٹ میرے سر پر تنگ ہونے لگا۔ میرا سر آخری شکنجے میں کسا جا رہا تھا، کھوپڑی چٹکنے لگی، میں چیختا رہا۔ میری آخری چیخ بڑی ہی خوفناک تھی، پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ میری آنکھوں کے سامنے تاریکی کی چادر پھیلتی چلی گئی، میرا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ ہوش آیا تو میں اسی کوٹری میں پڑا ہوا تھا۔ آنکھیں کھلنے پر کافی دیر تک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور پھر دھند چھائی رہی۔ کئی منٹ تک دھند بدتری چھٹنے لگی، روشن دان سے چمکتی ہوئی روشنی دکھائی دی، لیکن میری کوہنیوں اور میرے کندھوں کے جوڑ شدید درد کر رہے تھے۔ کھوپڑی بھی چٹکی جا رہی تھی۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں شدید ٹیسیں نہ اٹھ رہی ہوں۔ ہوش میں آنے کے بعد میں کافی دیر تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو بے اختیار کرا اٹھا۔ میرے جسم کا جوڑ شدید احتجاج کرنے لگا۔ میں نے اٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر بے حس و حرکت پڑا رہا۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے، لگتا تھا جیسے کھوپڑی اب بھی آہنی شکنجے میں جکڑی ہوئی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ اگرچہ میری اپنی حالت نہایت ابتر تھی، لیکن دھنو اور شوبھا کا خیال مجھے پریشان کیے ہوئے تھا۔ نہ جانے ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا ہو اور وہ کس حال میں ہوں گے۔ انسپکٹر برندرا کو ہمارے بارے میں پتہ چلا یا نہیں؟ کیا اس معاملے میں ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا؟ میں جانتا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا اور مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن میرے خلاف ایسی گھنونی سازش کرنے والا کون ہو سکتا تھا؟ اچانک میرے ذہن میں جنرل کھراٹ کا نام ابھرا۔ میں نے اسے بہت نقصان پہنچایا تھا۔ سب سے پہلے تھائی لینڈ سے اس کے قدم اکھاڑے تھے، پھر گولڈن ٹرائنگل میں اس کی ہیروئن کی ایک لیبارٹری تباہ کرنے کے علاوہ اس کے کئی آدمی کو موت کے گھاٹ اتار کر میں وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ اس کے آدمی میرے تعاقب میں لگے رہے تھے۔ شاولن ٹیمپل میں بھی مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی بار بار کوشش کی گئی، لیکن میں ہر بار بچتا رہا۔ اور یہاں بھی میں نے اسے بھاری نقصان پہنچایا تھا، اور یہاں جو نیٹ ورک اس نے قائم کرنے کی کوشش کی تھی میں نے اسے تہس نہس کر دیا تھا۔ یہاں بھی اس کے 2 آدمی میری وجہ سے مارے گئے تھے۔ سامسنگ اور چانگلی کا شمار اس کے اہم ترین آدمی میں ہوتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جنرل کھراٹ کے ہاتھ بہت لمبے تھے اور اس کی ہش پا کی طرح پوری دنیا میں اس کی ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ہر جگہ اس کے گرکے موجود تھے۔ یہاں چانگلی اور سامسنگ ختم ہو گئے تھے تو کیا ہوا؟ ناگپال تو بھی زندہ تھا اور آزاد بھی تھا۔ میرے خلاف اس سازش میں یقیناً انہی لوگوں کا ہاتھ تھا اور یہ لوگ مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ میں ابھی یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ کہکے کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دی، روشن دان کی طرف جیسے ہی میری نظریں اٹھی تو مجھے اپنے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پنڈت دیراج تھا جو روشن دان کی دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے اس طرف کوئی کانس وغیرہ ہو یا وہ ہوا میں معلق ہو۔ اس کے بدن پر حسب معمول ایک مختصر سا لنگوٹ تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہکے لگا رہا تھا، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے بالک۔ اس نے کہا، تمہیں کہا نہ تھا کہ ہمارے راستے میں مت آؤ؟ گرو نے بھی تمہیں بہت سمجھایا تھا لیکن تم نہیں مانے۔ تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا نا بالک۔ تو یہ تمہاری شرارت تھی، میں نے کہا۔ گرو تو یہاں بہت دیر سے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو میری ہی شرارت ہے۔ ہاں، تم اسے شرارت ہی کہو۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا ابھی تو بہت بھیانک ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔